पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग इसके आगे करेंगे। इसके आगे मतलब क्या बोलते हैं कि आज वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली मैं डेरिवेशन तो नहीं कराने वाला, लेकिन देखता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया। अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। पी मैक्स पी मीन इसी तरीके से डेंसिटी वेरिएशन का जो इक्वेशन है वो हम लोगों ने देख लिया था। उसके अलावा हमें पता था कि प्रेशर जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन से ज़्यादा होगा, मतलब कि पाई/2 फेज आगे होगा। डेल्टा पी नोट प्रेशर एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये होती है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे, बस ऐसे लिख दिया। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है, अगर तुम ध्यान से देखो, एयर में अगर एयर की बात की जाए तो वो होता है बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, कोई भी एयर। तो ये याद रखिएगा। अब इसका डेरिवेशन है किस तरीके से, याद कीजिए। रस्सी के लिए निकाला था ऐसे करके, इधर टेंशन, तो टी के रूप में कुछ आया था, T/√μ। याद कीजिए, हम लोग जानते हैं कि वेव इक्वेशन कोई भी हो वो डेल वाई बाई डेल टी का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू वी ऑफ वेव का स्क्वायर इनटू डेल एक्स बाई डेल वाई बाई डेल एक्स का डबल डिफरेंशिएशन, इस फॉर्म में होता है। तो इसी फॉर्म में हम लोग इसको निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बात की एयर के लिए। किसके लिए? ये जो बात की हम लोग एयर के लिए, एयर के लिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड्स में जो होता है वो होता है यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। ये याद रखिएगा, यंग मॉडुलस ये किसके लिए होता है? सॉलिड के लिए। ये याद रखिएगा। इन दोनों चीजों को आपको याद ही रखना है। इसका डेरिवेशन मुझे इतना इंपॉर्टेंट चलिए, ठीक है, ओके। ये दोनों चीज अगर आप चाहे तो आप याद रख सकते हैं। चाहे क्या, आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसके आगे आपका काम नहीं चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, इस तरीके से होता है। चलिए, ठीक है, ये होता है। अगर हम लोग इसको देखें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी इन, ये दोनों आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ से बात होती है, अच्छा ये y क्या है भैया? ये यंग मॉडुलस है, याद रखना, ये यंग मॉडुलस है। दिस इज यंग मॉडुलस, गामा मत मान लेना, यंग मॉडुलस मान लेना। ठीक है, दिस इज यंग मॉडुलस, दिस इज बल्क मॉडुलस। ठीक है, अगर एयर के लिए ले रहे हो तो बल्क मॉडुलस का यूज करो, अगर सॉलिड के लिए ले रहे हो तो यंग मॉडुलस का यूज करो। ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से दो बाइफर्केशन आ जाते हैं। बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो, जो साउंड जो है एयर में जो ट्रेवल करती है वो 332 या 342 के करीब, 332 मीटर पर सेकेंड के करीब इसकी स्पीड होती है। जब इससे निकाला गया वेलोसिटी ऑफ साउंड, सुनना मेरी बात को, वेलोसिटी ऑफ साउंड जब इससे निकाले गए, इस वाले फॉर्मूले से, तो सबसे पहली बात दिक्कत तो ये आई कि भैया साउंड जो ट्रेवल कर रही है ये कौन सा प्रोसेस है। क्योंकि जो एयर में कोई भी प्रोसेस होता है उसके हिसाब से बल्क मॉडुलस वेरी करती है। अगर आपको याद किया जाए, अगर आपको याद होगा तो बल्क मॉडुलस असल में क्या होता है, अगर तुम्हें याद है तो बल्क मॉडुलस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एक्सेस, दैट मीन्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू वी माइनस के साथ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये होता था एक्सेस प्रेशर डीवी बाई डीवी। अगर आपको याद होगा तो बल्क मॉडुलस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो वी dp by dv विथ माइनस साइन। दिस इज बल्क मॉडुलस, अगर आपको याद होगा। अब गैस में जो ये आपका साउंड चल रही है उसमें प्रेशर में चेंज और वॉल्यूम में चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, यानी बल्क मॉडुलस इस चीज पे डिपेंड करेगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो, साउंड का ट्रेवलिंग कोई प्रोसेस होता होगा। अगर साउंड अगर एयर में मूव कर रही है तो कोई प्रोसेस होता होगा। अब ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? हो सकता है आइसोथर्मल हो जाए, आइसोबैरिक हो जाए, आइसोकोरिक हो जाए, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। अब उसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं था, तो अब सोचे कैसे करके। अब फिर एक सबसे बड़ा सवाल आ गया कि भैया अब कौन सा प्रोसेस माने। तो हमारे पास एक है न्यूटन साहब। न्यूटन आप लोगों को पता होगा, न्यूटन के बारे में तो कौन नहीं जानता है। तो न्यूटन ने बोला कि जो साउंड का प्रोपेगेशन इन एयर है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका मतलब हम ये, उसने इस हिसाब से बोला। ऐसा नहीं होता है कि तुम कस के चिल्ला दोगे तो इस रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है।
तो इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उन्होंने इस हिसाब से सोच के बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू ही साउंड का ट्रैवलिंग होता है। तो इस तरीके से समझो कि, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम बोल सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा है तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो होती है वो प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या डी पी वी प्लस, और ध्यान से देखिए इसको लिखिएगा पी डी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही तो लिखिएगा। तो अगर तुम इसको अगर तुम सॉरी जीरो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो दिस इज व्हाट, दिस इज P इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो माइनस ऑफ dP अपॉन dV बाई V। अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज बल्क मॉडुलस। अगर तुम इसको ध्यान से देखो दिस इज बल्क मॉडुलस, यानी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस। मतलब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होती है। यानी ये फॉर्मूला, अगर आप ये मान लो कि आपका साउंड का ट्रेवलिंग जो है वो एक्चुअली आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये जो आपका फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का, जिसको कि आप लिख सकते, जिसको कि आप लोगों ने लिखा था बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ साउंड, डेंसिटी ऑफ मीडिया, ये जो प्लस टू इसको आप कर सकते हैं P अपॉन रो, ये आ गया। जब इससे निकाल के देखा गया तो बहुत कम आया, मतलब कि 300 मीटर के करीब आया, 300 मीटर पर सेकेंड के आसपास है। तो ये तो बहुत कम है। अगर तुम एक्चुअली देखो तो साउंड की स्पीड जो होती है एयर में वो एक्चुअली में कितनी होती है, अगर तुम सोचो तो 332 मीटर पर सेकेंड के आसपास। तो यानी ये चीज़ तो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। लेकिन तुम्हें पता है न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट, तो उसको कौन चैलेंज करेगा। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए लैपलास, क्या कौन सा साइंटिस्ट आए, लैपलास। लैपलास ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। उसने क्या बोला कि देखो साउंड का जो ट्रेवल, साउंड जो ट्रेवल करती है ईयर में, वो आइसोथर्मल प्रोसेस ना होके एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। उन्होंने बोला कि साउंड का कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इतना फास्ट बनता है कि इतना सफिशिएंट टाइम मिल ही नहीं पाता है कि एनर्जी का ट्रांसमिशन हो पाए। अगर एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है तो सिंपल सी बात है, एनर्जी का ट्रांसमिशन कहाँ, एनर्जी का लॉस नहीं हो पाता है। इस तरीके से समझो, इस कारण से आप इसको बोल सकते हो एडियाबेटिक प्रोसेस। तो लोगों ने बोला ठीक है, इसके थ्रू हम निकाल के देखते हैं साउंड की स्पीड कितनी आती है। तो पहले तो ये समझो कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है, पी बी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ऐसे बोलोगे, इस केस में अगर बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकाली जाए तो इस केस में बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू आती है वो गामा इंटू पी आ जाती है। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो और इसको करके देखना, पार्शियली डिफरेंशिएट करके देखना, यही आ जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ध्यान से समझिएगा कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस तो बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो गामा इंटू प्रेशर ऑफ गैस के बराबर हो जाती है। तो इसके हिसाब से अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड देखा जाए तो इसको आप लिख सकते हो गामा इंटू प्रेशर ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस। इससे जब निकाली गई तो ये करीब करीब 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ गई। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग फिजिक्स में उसी चीज को कंसीडर करते हैं जो कि रिजल्ट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। ऑब्वियस सी बात है, इसको माना गया। तो अंत में माना गया लैप्लास करेक्शन नाम की चीज आती है साउंड वेव में, जिसमें आप ये बोल सकते हो कि जो एक्चुअली में कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ना कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये था लैप्लास करेक्शन एंड न्यूटन्स लॉ। एक बार बताइएगा ये बात आपको समझ में आई। यहाँ से देखो मैंने आपको बताया एक्चुअली में आपका फॉर्मूला यही यूज होगा। न्यूटन इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कभी गलती से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आपको याद हो, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में ये होगा और सॉलिड में ये होगा। याद रखिएगा ये जो है यंग मॉडुलस है, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया। एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपका लैप्लास करेक्शन, ठीक है। हो गया, चलिए ठीक है। ये आपको समझ में आया कि
नोट जरूर कर लेना कि लैप्लास करेक्शन क्या था, शॉर्ट में जरूर लिख लेना कि, और न्यूटन्स लॉ क्या था इसके लिए, साउंड वेव के लिए। उन्होंने माना था, न्यूटन ने माना था कि साउंड जो ट्रैवल करती है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन लैप्लास ने बाद में बोला नहीं, वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होती, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो उसके हिसाब से दोनों में चेंजेस आए। न्यूटन के हिसाब से फॉर्मूला ये आया था और लैप्लास के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला आया था, और ये वाला फॉर्मूला इसलिए ज़्यादा सही है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी ऑफ साउंड जो कि 340 की 333 मीटर पर सेकेंड उसके करीब आ जाती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा करेक्ट माना गया। ठीक है, चलिए अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है हमारा वो है बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अब तुम इसको अगर हम इसको माने तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी गामा पी बाई डेंसिटी। अब इसको थोड़ा सा, अब अगर ऑब्वियस सी बात है साउंड जो है, तुम ऐसा था ना कि पानी के अंदर घुस के साउंड की सुनोगे, ऑब्वियस सी बात तुम्हारा कान भी खराब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग साउंड में बात कर रहे हैं, मतलब एयर में बात कर रहे हैं। तो अगर एयर में बात कर रहे हैं तो देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन का सहारा लो। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लोगे तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, पीवी इक्वल्स टू इसको लिख सकते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी। अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज पी इनटू डेंसिटी इनटू आरटी बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया। अरे मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। तो यहां से आप एक तरीके से बोल सकते हो P बाई रो इज इक्वल्स टू आर टी बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो ध्यान से देखिए, इसके जगह इसको पुट कर सकते हैं, तो मतलब ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाएगा गामा टाइम्स आर टी बाई मॉलिक्यूलर वेट। मतलब आपका किसी एक पर्टिकुलर, अगर तुम ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एक पर्टिकुलर गैस में क्या होगा यहां से आप बता सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे एग्जांपल के लिए आपसे पूछा जाए कि हीलियम गैस है वो 300 केल्विन पे है, तो बताइए हीलियम गैस के अंदर 300 केल्विन टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा। अरे हीलियम का आपसे पूछा है, तो क्या आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, क्योंकि देखो ना ये फॉर्मूला आ गया, टेम्परेचर दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम पता है। अच्छा गामा ऑफ हीलियम क्या लिखोगे, गामा ये क्या है आपका, गामा को आप लिख सकते हो Cp बाई Cv। क्या लिख सकते हो, Cp बाई Cv, तो Cp बाई Cp। या आप ऐसे भी बोल सकते हो गामा क्या होता है, असल में गामा होता है 1 + 2/f। ये सब सभी थर्मोडायनेमिक्स की चीजें याद आ रही है, आपको याद आ रहा होगा। तो गामा को आप लिख सकते हो कि 1 + 2/f, वेयर f डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो जो हीलियम है वो आपका मोनोएटॉमिक गैस है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3। तो सिंपल सी बात है 5/3 इज द, अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज 5/3, गामा की वैल्यू 5/3 आ जाएगी, यहां से देख सकते हो। तो गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा पी बाई रो को। अच्छा अगर एक बात बताया जाए, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें बोला जाए वेलोसिटी ऑफ साउंड किस बात पे डिपेंड करता है, तो मुझे लगता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी मीडिया का, तो प्रेशर और डेंसिटी का क्या होगा इसके बारे में आप नहीं कह सकते, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर वेट नहीं बढ़ेगा, आर तो कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये बात बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर फॉर सेम गैस। अगर बोला जाए सेम गैस, तब सेम गैस मतलब हीलियम गैस की बात किया जाए, एक हीलियम गैस का टेम्परेचर ज्यादा है, एक का कम है, तो कहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगा, तो मुझे लगता है अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज पे बेस जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी 2019 2020 में देख लेना, वेलोसिटी ऑफ साउंड पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपको बोलूंगा, इसलिए इसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये सब चीजें जहां भी आपको दिक्कत आए जरूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, सिंपल सी बात है, वो जाके बाद में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको सारी चीजें नोट कर लीजिए और मुझे बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। सारी चीजें मैंने एज इट इज बोर्ड पे लिख दी है, आप लोगों को कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा।
चले ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ही कर लो। निकाल लीजिए, कर लीजिए। तो इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू लिखोगे गामा, और गामा ऑफ O2 क्या हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 1 + 2/f, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1 + 2/5, तो दिस इज 7/5। अगर डायटोमिक गैस के लिए गामा की बात करें 7/5, तो ये हो गया √7/5 इनटू, ध्यान से देखिएगा r की वैल्यू को क्या लीजिएगा, r ये क्या होता है देखिए RT, r कितना लोगे, अगर 300 केल्विन ले रहे हो तो 25/2 लोगे, ठीक है 25/2 ही लेंगे ना, 25/2 ही लेंगे, 8.21, वही 8.21। मॉलिक्यूलर वेट को ऐसा यूनिट में पुट कीजिएगा तो ये हो गया 32, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो दिस इज 32 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए ऐसा यूनिट में सारा चीज पुट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पच्चीस बाई 3 वही, हाँ 25/3 8.21 ही होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर आपको बोला जाए, ध्यान से क्वेश्चन ही आपका, मान लो एक गैस है, सुनना मेरी बात को, ये आपसे पूछा जा रहा है, 3 गैस है, अगर मान लो यहाँ पे एक पहला दे रखा है गैस 1 जिसका मॉलिक्यूलर वेट mw है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, दूसरा है गैस 2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, अगर तुम इसकी मॉलिक्यूलर वेट की बात करो तो इसका मॉलिक्यूलर वेट mw2 है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F2, इसी तरीके से बहुत सारी गैस है। तो बताइए इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या, कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये बताइए। बहुत सारी गैसेस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको अलग अलग दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है इसका मोल भी आपको दे रखा होगा, N1 मोल, इसका N2 मोल, इस तरीके से सारी चीजें आपको दे रखी है। पहला गैस है, इसका मॉलिक्यूलर वेट mw1 दे रखा है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 दे रखा है, इसका मोल N1 दे रखा है। इसी तरीके से गैस 2 है जिसका मॉलिक्यूलर वेट mw2 दे रखा है और F2 दे रखा है, N2 दे रखा है। तो सारी चीजें इसी तरीके से बहुत सारी गैसेस है, मतलब ये मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर में। तो गैसेस के मिक्सचर में वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे लिखिएगा, सोच के बताइएगा। सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे निकालिएगा, ध्यान से देखिए। इस केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब पहले तो आपको निकालना पड़ेगा गामा ऑफ मिक्सचर। गामा ऑफ मिक्सचर क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो Cp ऑफ मिक्सचर अपॉन Cv ऑफ मिक्सचर, अगर आपको याद होगा, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1 + 2/f ऑफ मिक्सचर, यहाँ से भी आप बोल सकते हो। और f ऑफ मिक्सचर आपका क्या होता है, ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स है भाई, इसमें और कुछ है नहीं। इसको आप लिख सकते हो F1 N1 + F2 N2 + डॉट 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 अपॉन N1 + N2 + N3 + डॉट डॉट डॉट। तो f ऑफ मिक्सचर आप ऐसे निकाल सकते हो। f ऑफ मिक्सचर का 1/2/f जो होता है वो आपका मिक्सचर गामा होता है, तो यहाँ पे आप मिक्सचर लगा दिए, सिंपल सा Cp ऑफ मिक्सचर अपॉन Cv ऑफ मिक्सचर से भी आप निकाल सकते हो। अगर Cp Cv ऑफ मिक्सचर दे रखा है तो गामा ऑफ मिक्सचर आपको आराम से आ जाएगा।
अच्छा, सीपी ऑफ मिक्सचर क्या होता है? अगर तुमको याद हो तो सीपी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो तो उसके बारे में बताइए। आप क्या लिख सकते हैं इसको? बस कुछ नहीं लिख सकते, बस ऐसे ही लिखो CP1 इंटू N1 प्लस डॉट 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 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से सीपी ऑफ मिक्सचर भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो। तो ये हो गया। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या होता है अगर आपको याद होगा तो MW1 इंटू N1 प्लस MW2 इंटू N2 डॉट 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 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये पूरा का पूरा आपको थर्मोडायनेमिक्स प्लस इसका क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे हो? साउंड का क्वेश्चन बन जाएगा, एक अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जेईई मेंस में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कहीं ना कहीं आपको गामा, अगर तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें अगर एक ही क्वेश्चन में निपटाना है तो वो तुमको क्या करेगा, गामा ऑफ मिक्सचर, MW ऑफ मिक्सचर, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड, तीनों चीजों को एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मिक्सचर वाले प्रॉब्लम्स आपसे पूछ ले। तो ये याद रखिएगा, मिक्सचर के लिए ये दोनों मिक्सचर वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ नहीं, बस आपका रिवीजन हो गया कि MW मिक्सचर, सीपी ऑफ मिक्सचर, गामा ऑफ मिक्सचर, ये सब सारी चीजें क्या होती है, इनको बस समझना है, और तो बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है, अगर तुम इसको देखो तो इसको आप लिख सकते हो गामा RT बाई मॉलिक्यूलर वेट का अंडर रूट। अगर हम टेम्परेचर में स्मॉल चेंज करें, ये फॉर्मूला कई जगह दिया रहता है इसको, इसलिए मैं बता रहा हूं, स्मॉल चेंज करें तो इसको आप लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, T प्लस स्मॉल t लिख दिए, मतलब टेम्परेचर में स्मॉल चेंज की। तो मान लो कि T टेम्परेचर पे जो था आपका, T टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड था वो V0 था। सपोज कि T टेम्परेचर पे आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड V0 था और आपने टेम्परेचर में चेंज छोटा सा T, स्मॉल t किया, समझ रहे हो, स्मॉल t किया, तो अब फाइनल टेम्परेचर कितनी हो चुकी है, इतना। अगर तुम V0 की बात करो तो V0 एक्चुअली में है आपका गामा RT बाई मॉलिक्यूलर वेट, अगर तुम ध्यान से देखो। अब वेलोसिटी एट T प्लस T टेम्परेचर, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको आप लिख सकते हो गामा RT, R टेम्परेचर के जगह T प्लस कैपिटल T प्लस T बाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर तुम ध्यान से देखो तो मॉलिक्यूलर वेट का अंडर रूट। ठीक है भैया, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं गामा RT बाई मॉलिक्यूलर वेट का अंडर रूट, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस T बाई कैपिटल T की पावर हाफ। समझ रहे हो मेरी बात को? ये इस तरीके से लिख सकते हो आप। अरे ऐसे लिख सकते हो ना, मैंने T को इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लिख सकते हो। अच्छा, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो वेलोसिटी एट टेम्परेचर T प्लस T, इसको आप लिख सकते हो V0 इंटू, अगर ये बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस T बाई 2T। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कई जगह ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि असल में क्या लिखा हुआ है, समझ रहे? अच्छा, ये जो V0 है असल में ये T टेम्परेचर का वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ये पूरा का पूरा आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या, कुछ नहीं है, बस मैथमेटिक्स से इसी फॉर्मूले में हम लोगों ने यूज किया और आपका पूरा का पूरा आ चुका है। तो कई जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वेलोसिटी एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट 273 केल्विन ऑफ साउंड इनटू 1 प्लस ऑफ T अपॉन 2 इंटू 273। अब सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर को अगर आप किसी टेम्परेचर T अगर आप निकाल लो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 273 केल्विन मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा,
और आप किसी टेम्परेचर टी पे मतलब 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस या 274 275 डिग्री केल्विन पे क्या होगा टेम्परेचर, तो वो सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें कुछ किया नहीं, बस टी के जगह हमने क्या कर दिया, ये जो कैपिटल टी था ना, इस कैपिटल, और अगर तुम ध्यान से देखो इसमें क्या था, कैपिटल टी पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड था वो वी नॉट आपको पता था, वही तो हम लोगों ने किया है ना। देखो ना कि वी नॉट जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो किस टेम्परेचर पे है, ये एट टेम्परेचर किस पे है, एट टेम्परेचर टी। अब उस टी टेम्परेचर को 273 मान लो या 253 मान लो या कुछ भी मान लो, इट्स अपॉन यू। लेकिन आपको ये याद रखना है टेम्परेचर आपको केल्विन में पुट करना है, क्योंकि आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड एसआई यूनिट में आएगा, तो सभी क्वांटिटीज आपको एसआई यूनिट में पुट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट को भी आपको के ऑब्वियस सी बात है केजी में ही पुट करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को केल्विन में, और आर की वैल्यू भी ऑब्वियस सी बात है 25/3। ठीक है, चलिए, तो ये छोटी छोटी बात है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बाकी और कुछ है नहीं, बस इससे छोटी छोटी चीजें निकलती है, बस ये याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए, कई जगह लिखा रहता है तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, और कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब हेडिंग डालना पैरामीटर्स विच अफेक्ट्स वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब कौन कौन सी पैरामीटर्स है, कई बार पूछ देता है, जेईई मेंस का एग्जाम है तो कोई कुछ हो भी सकता है, कौन कौन से पैरामीटर्स आपके वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं लिखा देता हूं बैठ के। चलिए, तो कौन सी क्या क्या चीजें वेलोसिटी ऑफ साउंड पे इफेक्ट डालती है, तो पहला लिखिएगा टेम्परेचर, तो लिखिएगा पैरामीटर्स विच अफेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड में पहला लिखिएगा टेम्परेचर, पहला लिखिएगा टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखिएगा इफ मीडियम इज सेम। टेम्परेचर की बात तभी हम कर सकते हैं इफ मीडियम इज सेम, मीडियम अगर थ्रू आउट द सेम है तभी हम टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो पहला पैरामीटर हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर, तो ध्यान से देखो पहला पैरामीटर क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, अगर तुम देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, अंडर रूट गामा RT बाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर तुम मीडियम सेम मान लिए, पूरा मीडियम सेम है, कहीं भी मीडियम चेंज नहीं हो रहा, यानी मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया। अगर एयर के लिए, अगर नॉर्मल एयर के लिए निकालना है, जैसे आपको एटमॉस्फेयर में अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड, कैसे निकालोगे, तो मेरा ये कहने का है कि आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एटमॉस्फेयर निकालना पड़ेगा, और एटमॉस्फेयर में आपको पता है 78% आपका क्या, 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है, उसके अलावा 1% में ही सारी गैसेस, मॉलिक्यूलर वेट आपका आ जाएगा। उसी तरीके से गामा ऑफ मिक्सचर भी आपका आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक में जो एयर है उसका आ जाएगा, उससे हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। मैंने एक आइडिया दिया आपको। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, अगर आपका मीडियम सेम है तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, गामा सेम हो गया और आर भी सेम हो गया। मैंने लेकिन एक कंडीशन जोड़ दी, मीडियम सेम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है भैया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट और टी का। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना जेईई मेंस के, इसी पे बेस्ड हो जाते हैं कि अगर पूरा का पूरा मीडियम सेम है भैया तो गामा RT मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब देखो इसमें क्या पूछ देगा आपको, वेलोसिटी ऑफ साउंड T1 टेम्परेचर का आपको दे देगा, बता देगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T2 टेम्परेचर का निकालो, तो भैया इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, दिस इज अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2। इससे आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ध्यान से देखो तो T1 टेम्परेचर का वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन T2 टेम्परेचर का वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू जाएगा अंडर रूट T1 बाई T2 की बराबर। उससे आप आराम से निकाल सकते हो, एक क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा बहुत बार। ठीक है, तो पहला तो हम लोगों ने देखना वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इस पे डिपेंड करता है, किस पे, मीडियम अगर सेम है तो आपका टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर वेट। अगर मान लो आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, मेरी बात को समझना, दूसरा है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर आप ध्यान से देखो, टेम्परेचर अगर मान लो कांस्टेंट मान लो, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, ये जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे सर क्यों बता रहे हो, सब फालतू चीजें हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हुए आते हैं, अभी भी कुछ दिन पहले आया था।
तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो वही होता है RT बाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मीडियम आपने सेम मान लिया है, सुनना मेरी बात को, मीडियम अगर सेम मान लिया, टेम्परेचर आपने सेम मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर वेट और गामा पे डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है, आप मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। मतलब आप कुल मिला के ये बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये सोच सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो गामा भी चेंज हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा एक्चुअली में गामा बाई मॉलिक्यूलर वेट पे, इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा चलो ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट मान लो और गामा भी कांस्टेंट मान लो, तब आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, अब 2-3 केसेस है, वो मैं बस याद करवा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, प्रेशर पे क्या, प्रेशर को देख के हम बता सकते हैं क्या कि मॉलिक्यूलर ये वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा क्या नहीं होगा? तो मेरा आंसर है नो। प्रेशर को देख के आप नहीं बता सकते कि वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, क्योंकि प्रेशर के बढ़ाने घटाने पर डेंसिटी पे भी फर्क पड़ता है। तो कभी भी आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड पे अगर आपको कमेंट करना हो तो टेम्परेचर को देखिए, टेम्परेचर पैरामीटर को देखिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, प्रेशर ऑफ साउंड पे, प्रेशर ऑफ साउंड बढ़ रहा है तो उसके बाद उसके बारे में आप नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम ध्यान से देखो ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू होता है गामा पी बाई, अगर तुम देखो ध्यान से तो ये होता है रो। अगर तुम ऐसे करके देखो तो अगर प्रेशर ऑफ गैस, अगर प्रेशर ऑफ गैस बढ़ रहा है तो तुमको ये थोड़ा पता है कि डेंसिटी का क्या हुआ है। डेंसिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सोचो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सोचो तो डेंसिटी के बारे में क्या बोलोगे? डेंसिटी के बारे में क्या बोलोगे? आइसोथर्मल अगर प्रोसेस के लिए मान जाए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सोचो, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर कोई हो रहा होगा, सब बोल रहे आइसोथर्मल प्रोसेस कहीं हो रहा है एग्जांपल के लिए, और उसमें आपका ये जो है साउंड ट्रेवल कर रही है, तो सिंपल सी बात है, आपका देखो प्रेशर, अगर तुम आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? अगर तुम ध्यान से देखो, प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घटने लगेगा। तो यहां से आप बोल सकते हो डेंसिटी भी बढ़ने लगेगा। अगर तुम वॉल्यूम को घटाओगे तो डेंसिटी बढ़ने लगेगा। तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रहा है, तो भैया किस क्या इफेक्ट डालेगा ये तो नहीं पता, लेकिन आपको अनफॉर्चुनेटली आपको ये पता है दिस इज इक्वल्स टू RT बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो, समझ रहे हो? तो एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि आप प्रेशर ऑफ गैस से कभी भी आप मत किया करो कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस होता और प्रेशर बढ़ रहा होता तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम घट रहा होता। अब TB इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इतना पता होगा। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा ना, तो वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, तो दोनों क्वांटिटी बढ़ने लगा तो कैसे बोलोगे? लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस ले लोगे तो सिंपल सी बात है, आइसोकोरिक प्रोसेस में तुम देख लो वॉल्यूम को बढ़ाने पर, अब जैसे अब करे क्या? तो मेरा बस यही कहना है, कोई भी प्रोसेस दिया रहा हो उस प्रोसेस के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी घटेगी, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, बस टेम्परेचर से देखा कीजिए प्लीज, प्रेशर और डेंसिटी से मत देखा कीजिए, नहीं तो आपसे गलतियां होंगी। आप कोशिश करो कि प्रेशर बढ़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कौन से प्रोसेस में प्रेशर बढ़ रहा है, उस प्रेशर के बढ़ने के कारण टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट कर रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, घट गया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड घट जाएगा, कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट रहेगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप लोगों को देखना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइएगा, एक मिनट, चलो ठीक है। अब दूसरा केस बताइए, ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड किसका ज्यादा होगा? ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड किस वाले एयर में ज्यादा होगा? ह्यूमिड एयर मतलब समझते हो ना, ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर में किस में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगा? ह्यूमिड एयर, और ये याद ही रखना है आप लोगों को, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा ये याद ही रखो, तो लिख लो ह्यूमिड एयर एंड ड्राई एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड कहाँ ज्यादा होगा? तो ये बात याद रखिएगा, ह्यूमिड एयर मतलब समझते हो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आप लोगों ने सुना होगा, ह्यूमिडिटी मतलब कि एयर का मॉलिक्यूल्स जो है एयर में ज्यादा है। ड्राई एयर का मतलब समझ लो कि एयर वाटर का मॉलिक्यूल्स, अगर तुम बात करो ड्राई मॉलिक्यूल, ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर का मतलब क्या होता है? ह्यूमिड एयर में अगर तुम ध्यान से सोचो, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है एयर में। अगर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा बढ़ गए और एक है दूसरा ड्राई एयर, तो बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? अगर तुम ध्यान से देखो तो डेंसिटी जो होगी वो आपका ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इन कंपेयर टू ड्राई एयर। अगर तुम बात करो कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? ड्राई, ऑब्वियस सी बात है, ड्राई एयर की कम होगी और ह्यूमिड एयर की ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड असल में होता क्या है, तुम खुद सोचना, वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होता है वो आपका क्या होता है? बल्क मॉडुलस अपॉन रो। तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होगी, सिंपल सी बात है। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर will be greater than velocity of sound in humid air। तो ये याद रखिएगा, उस एग्जांपल के लिए आपको बता दिया कि velocity of sound in dry air will be greater than velocity of sound in humid air। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को? अरे ह्यूमिड एयर में कैसे हो जाए, गधे हो जाए। एक मिनट, सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होती है। एक मिनट में, मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक मिनट मुझे सोचने देना। असल में होता यही है, ह्यूमिड एयर एंड ड्राई एयर, असल में ह्यूमिड एयर की ही डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब ह्यूमिड एयर में जो वेलोसिटी है वो साउंड की वो ज्यादा होती है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। चलिए ठीक, अब समझ में आ गया। देखो असल में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो तीन चीजों से मिलकर बना, एयर है, डस्ट पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब ह्यूमिडिटी मतलब आप लोगों को पता होगा, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, ड्राई एयर क्या होता है, ये आपको पता है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो उसका मतलब है एयर में आपका वाटर का जो लेवल, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो लेवल है वो बढ़ेगा। कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है।
वाटर मॉलिक्यूल्स का लेवल बढ़ेगा। तो होता क्या है ह्यूमिड एयर में, ह्यूमिड एयर में होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, अगर ह्यूमिड एयर की बात की जाए, तो अगर नॉर्मल बात की जाए ड्राई एयर की, तो ड्राई एयर में क्या होगा कि सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होता है कि ड्राई एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा, अगर पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल्स या वाटर का वेपर बोल लो या मॉलिक्यूल्स आने लगे, तो उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, आप लोगों को पता है। तो उससे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आपका डस्ट पार्टिकल के साथ चिपक के वो सेटल डाउन हो जाता है। क्या होता है? सेटल डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो एयर की डेंसिटी में असल में कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल थी? एयर था, डस्ट पार्टिकल था और वाटर था। तो वाटर का क्वांटिटी जैसे बढ़ा, जो वो एक्स्ट्रा वाटर का क्वांटिटी अगर बढ़ता है, तो वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल के साथ वो जमीन के नीचे वाले लेयर की तरफ बैठना चालू हो जाता है। तो इस कारण से एक्चुअली में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर वो जो होता है वो कम होता है इन कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल तो है ड्राई एयर में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिड एयर में डस्ट पार्टिकल बैठ जाता है किसके साथ? वाटर के जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आए हैं उसके साथ बैठना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे तुम खुद सोचो, जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स आए वो तो बैठ चुका है, साथ साथ डस्ट पार्टिकल को भी लेके बैठा दिया। तो इसका मतलब है कि आपका डेंसिटी जो ह्यूमिड एयर का है वो घट जाएगा। वो अगर घटेगा तो सिंपल सी बात है, आपका जो ह्यूमिड एयर में जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा। ये एक्चुअल रीजन होता है। हाँ सही है, सही। तो इसका मतलब ये याद रखिएगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो बढ़ती है। याद रखिएगा, अगर एयर की ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ती है। ये एक्चुअली मुझे याद था कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ती है, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन मुझे याद नहीं था। चलिए ठीक है, मुझे भी देखना पड़ा एक्चुअली, ये एक्चुअल रीजन होता है। चलिए ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं इंटेंसिटी पे। ये आप लोगों को समझ में आया? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन था आप लोगों के डीपीपी में, अगर मान लो S वर्सेस X ग्राफ दे दे। एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको याद होगा नॉर्मल वेव का, अगर मैं नॉर्मल वेव की बात करूं तो y वर्सेस x ग्राफ क्या बताता था? अगर आपको वेव ऑन स्ट्रिंग का याद हो तो वेव ऑन स्ट्रिंग में y वर्सेस x ग्राफ क्या बताता था? अगर आपको याद हो तो y वर्सेस x ग्राफ क्या बताता था? y वर्सेस x ग्राफ आपको बताता था कि भैया आपका रस्सी का शेप क्या है। उसी तरीके से S वर्सेस x ग्राफ क्या बताएगा? सोच के बताओ थोड़ा सा। S वर्सेस x ग्राफ आपको क्या बताएगा? सोचो, S वर्सेस x ग्राफ क्या बताएगा? S वर्सेस x ग्राफ क्या बताएगा एक्चुअली में? सोच के बताना। S वर्सेस x ग्राफ साउंड में देखो, यही दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि y वर्सेस x ग्राफ तो मुझे दिखता था कि अरे रस्सी का शेप फील आता है, अरे बहुत अच्छा रस्सी का शेप पता चल गया, लेकिन S वर्सेस x ग्राफ क्या बताएगा? T को कांस्टेंट कर दे तो क्या बताएगा आपको? मान लो कि S वर्सेस x ग्राफ ऐसे दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है, अरे S जो है एज अ फंक्शन ऑफ x, t आपको पता है आपका होता है S0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, सपोज ये होता है, ठीक है, ये होता है। आपने t इक्वल्स टू 0 की बात करी तो k इक्वल्स टू, चलो ठीक है, प्लस मान लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 की बात करें तो ये वेव ये ऐसे करके आपको दिखा, S वर्सेस x ग्राफ, ठीक है। डिग्री ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर लेना, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये
अगर तुम t इक्वल्स टू 0 कोई बात करो तो ये इस तरीके से होता है। लेकिन ये अब ना ऐसा नहीं है कि साउंड का शेप बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम साउंड वेव में सोचो तो साउंड वेव में होता क्या, इस तरफ एनर्जी का ट्रांसफर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरफ है, और मॉलिक्यूल जो मीडियम पार्टिकल है, एयर के पार्टिकल्स है, वो इसी तरीके से वाइब्रेट कर, हर पार्टिकल इसी तरीके से वाइब्रेट कर। या तो ये एक्स डायरेक्शन पे जा रहा होगा, अगर तुम ध्यान से देखो, या तो ये जो पार्टिकल है, असल में जो ये एक्स है, ये एक्स क्या है, असल में ये एक्स जो है, एक्स पे स्थित जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर तुम इस तरीके से सोचो, अगर आप देखो kx माइनस ओमेगा टी, तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरफ होगी, ये तो आपको पता है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या बताता है, ये क्वेश्चन ये बताता है, अगर तुम t को 0 कर दो, या t को 0 कर दो, या आप x को फिक्स कर दो, x को अगर फिक्स करोगे तो x डिस्टेंस पे जो सिचुएटेड पार्टिकल है उसका SHM का इक्वेशन क्या होगा। और t, अगर SHM का इक्वेशन आपको पता चल गया तो सिंपल सी बात है, किसी टाइम t, अगर t को फिक्स करोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि वो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है। और आपको पता है वो पार्टिकल इस तरीके से SHM नहीं कर रहा, साउंड में इस तरीके से SHM नहीं करता, ऐसे ऐसे SHM करता है, हर एक पार्टिकल इस तरीके से SHM करता है। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात पता चलेगा, यहां से लेके यहां तक का जितना भी पार्टिकल है उन सभी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। देखो ना, s की वैल्यू, इसका डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पार्टिकल है उनका मूवमेंट इस तरफ हुआ होगा, उसका मूवमेंट इस तरफ हुआ होगा। ये बात समझिएगा, इसका मूवमेंट इस तरफ हुआ होगा। अब देखो ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक का जितना भी पार्टिकल होगा, मतलब ये समझ लो, मान लो ये लैम्डा तक था, लैम्डा बाई 2 तक था, 0 से लैम्डा बाई 2 तक के जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट ऐसे हुआ होगा, क्योंकि देखो ना s पॉजिटिव है, ये वाला टर्म पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ मूव किए होंगे। लेकिन अगर तुम यहां से यहां तक के पार्टिकल्स को देखो तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, मतलब वो माइनस एक्स में मूव किए होंगे, तो वो आपका इस तरफ आए होंगे। समझ रहे हो, मतलब ये इस तरफ आए होंगे। मतलब ये पॉइंट को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पॉइंट में क्या हो रहा है, इधर से भी मॉलिक्यूल्स आया और इधर से भी मॉलिक्यूल्स आया, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कंप्रेशन जोन को बताएगा, मतलब ये कंप्रेशन जोन को बताएगा, यहां पे कंप्रेशन जोन बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये आपका क्या बताएगा, कंप्रेशन जोन को बताएगा। अच्छा, अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो इस वाले पॉइंट पे, तो इसी तरीके से यहाँ का जो पार्टिकल्स ये दूर जाने की कोशिश, मतलब कि आपका इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा। आप ये मत समझो कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की हो रहा है, एक्चुअली में साउंड में डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में ही होता है, या तो पॉजिटिव एक्स में या तो नेगेटिव एक्स में। और ये जो है ऊपर नीचे वाला लैब ये बता रहा है आपको पॉजिटिव एक्स में हो रहा है या नेगेटिव एक्स में हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो आपका है ये कंप्रेशन को बताएगा। लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो यहां से लेके यहां तक के पार्टिकल दूर जाने की कोशिश कर इस तरफ आ रहे हैं, और यहां से लेके यहां तक के पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, मतलब ये रेयर फ्रैक्शन को बताएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि S वर्सेस X ग्राफ से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इस हिसाब से बन रहा होगा, उसके बारे में आप बता सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पर एक बार कमेंट करके बताओ ये बात तो आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। समझ रहे हो मेरी बात को? कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, इन सब चीजों को बताएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन और है।
आपको एस एक्स ग्राफ दे रखा है, ये एस दे रखा है और एक्स दे रखा है, और ये ग्राफ ऐसे दे रखा है। आपको डेल्टा पी वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है। सोचिए, डेल्टा पी वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है। सिंपल सी बात, ये साइनोसॉइडल है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो इसको सोचिए, साइनोसॉइडल है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो सोचिए। और ये नॉर्मल एसएचएम, मतलब कि समझो साउंड वेव का सिंपल हार्मोनिक साउंड वेव दे रखा है, ऐसे समझो सिंपल हार्मोनिक साउंड वेव भी दे रखा है, ये आपका एस नोट दे रखा है। तो बताइए ये कैसे आएगा, डेल्टा पी वर्सेस एक्स ग्राफ कैसे आएगा, डेल्टा पी वर्सेस एक्स ग्राफ क्या आएगा? अब अगर ये साइन का फंक्शन है तो ये कॉस का फंक्शन होगा, या आप ऐसे समझ लो कि इससे π/2 फेज आगे होगा, तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, π/2 आगे होने का क्या मतलब है, इसका जहां मिनिमा होगा यहाँ पे इसका मैक्सिमा होगा। तो सिंपल सी बात ये है, ऐसे करके कुछ आएगा, ऐसे जाएगा, समझ रहे हो ना? यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ पे इसका ये मैक्सिमम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने क्या बोला था, एस से π/2 फेज आगे होता है, किसमें? सिंपल हार्मोनिक साउंड वेव की मैं बात कर रहा था। एस से π/2 फेज आगे होता है, एस से π/2 फेज आगे होता है कौन? आपका डेल्टा पी का इक्वेशन, उससे, और सिंपल सी बात है, एस से आपका π/2 फेज आगे होता है डेल्टा पी का और डेल्टा रो का, अगर आपको याद हो तो। सर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट निकालेंगे, हाँ सिंपल सी बात है। अगर ये अगर ये तुमको पहले ही से ही पता है कि ये आपका साउंड का है, तो उससे π/2 फेज आगे कर दो ना, अरे π/2 फेज आगे कर दो, या आप डिफरेंशिएट करके निकाल दो। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, एस वर्सेस एक्स ग्राफ आपका साउंड का ऐसे दे रखा है, तो आपको बताना है डेल्टा पी वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा आएगा, सोच के बताइएगा। अगर आपको पता हो कि डेल्टा पी जो होता है वो होता है माइनस बल्क मॉडुलस ds/dx, अगर आपको याद हो तो इसका स्लोप पॉजिटिव में है। अगर तुम ध्यान से देखो, इसका स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव में है, कुछ माइनस बीटा के साथ करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, उसके बाद ऊपर, उसके बाद नीचे, ऐसे करके हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसके लिए किया था, ये इसके लिए, तो ऐसे करके आएगा। ये याद रखिएगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू माइनस बल्क मॉडुलस ds/dx, इससे आप निकाल सकते हो, इस ग्राफ को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे हो जाने चाहिए, ठीक है? अरे ठीक है, अरे ठीक है ना? चलिए आज यही तक रखते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका कवर हो गया। एस वर्सेस एक्स ग्राफ से आप क्या समझते हो? अगर एस वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है तो डेल्टा पी वर्सेस एक्स ग्राफ कैसे पता करना है, सिमिलरली डेल्टा रो वर्सेस एक्स ग्राफ कैसे निकालना है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरह की चीजों को आप कर सकते हो। मेरा बस यही आपसे है कि इतनी चीजों को आप लोग कर सकते हो। तो मेरा जो है 30% साउंड कंप्लीट हो चुका है, 30% साउंड वेव जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो आपका किस तरीके से इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है एक्स के साथ, ए के साथ, एम्पलीट्यूड के साथ, प्रेशर एम्पलीट्यूड के साथ, इन सब का रिलेशन देख लेंगे।
उसके बाद हम लोग करेंगे डॉपलर इफेक्ट। क्या करेंगे बेटा? डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे। डॉपलर इफेक्ट के बाद हम लोग बात करेंगे बीट क्या होता है, ये सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए आप लोग केमिस्ट्री क्लास अटेंड कीजिए तब तक के लिए। अब ये मेरी जो क्लास होगी साउंड वेव की, कल नहीं होगी, अब मंडे को होगी, समझ रहे हो? और कल हो सकता है कि मैं आपके जेई एडवांस की क्लास ना दे सकूं, ऑब्वियस सी बात है, कल मुझे और भी काम है। ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।